हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे हैं आज सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिवीजन टेस्ट पेपर। तो बिना देरी के अपना टॉपिक करते हैं शुरू। तो केस सिनेरियो 1 है आपके आगे। एबीसी लिमिटेड एक डायनामिक कंपनी है जो इंगेज है किसमें, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन में टू एक्सपैंड द बिजनेस पोर्टफोलियो। एज अ पार्ट ऑफ इट्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी द कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड पीक्यूआर लिमिटेड एंड आरएससी लिमिटेड व्हाइल दीज एक्विजिशन प्रेजेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो वो कहता है कि भाई लॉ सूट वगैरह भी आपको एक्वायर करने पड़ेंगे। सीधा आते हैं कुछ कंडीशन पे। कहता है एबीसी लिमिटेड ने एक्वायर करी है कंपनी पीक्यूआर किससे, एक्सवाईजी से। तो जब उसने एक्वायर करी तो वो कोर्ट में कहीं केस कुछ चल रहा था पेस्टिसाइड्स को लेके, और उसको कितने के लिए केस कर रखा था, 2 करोड़ के लिए केस कर रखा था। एक्सवाईजी ने उसको इंडेमनीफाई कर रखा है 1 करोड़ तक। इसका मतलब है कि एक्सवाईजी कह रहा है कि भाई अगर घाटा 1 करोड़ तक होगा तो अपन दे देंगे। फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी कितनी है, 0.7 करोड़। इसका मतलब क्या है कि इतना अमाउंट इतना देना पड़ सकता है। आपने वो प्रोबेबिलिटी कंसीडर करते हुए अमाउंट निकाल रखा है कि भाई साहब इतने रुपए देने पड़ सकते हैं। तो मुझे जरा एक बात बताओ, अगर आपको लगता है लायबिलिटी आपकी 0.7 करोड़ है तो एक्स वाई जी से कितना मांगोगे? एक्स वाई जी से भी तो 0.7 करोड़ ही मांगोगे। क्या इसको नेट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, आप इसको नेट नहीं कर सकते। ये कब दिखाते हो? जब आपको वर्चुअली सर्टेन होता है तभी दिखाते हो। फिर उसके बाद एबीसी लिमिटेड पे करता है 50 करोड़ टू एक्वायर आरएसटी फ्रॉम एमएन लिमिटेड। आरएसटी भी मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट फाइबर ग्लासेस, उसके अंदर भी 10 क्लास एक्शन जो है वो चल रहे हैं। और एबीसी एमएन लिमिटेड एग्री टू इंडेमनीफाई एबीसी फॉर 10 करोड़। तो 10 करोड़ की इंडेमनिटी आपके पास यहाँ पर भी है। क्लास एक्शन के ने कोई स्पेसिफाइड नहीं कर रखा अमाउंट, लेकिन लगता है कि 1 करोड़ तो देना पड़ सकता है। बट कभी कभार वो स्मॉल अमाउंट में भी मान जाते हैं। एबीसी लिमिटेड असेसमेंट करता है कोर्ट केस की और डिसाइड करता है कि पोटेंशियल वेरिएंस है, तो इसलिए कंटीजेंट लायबिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली अकॉर्डिंगली नो अमाउंट इज रिकॉग्नाइज। तो क्योंकि आप लायबिलिटी ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो आप एसेट भी रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। कहता है एट व्हाट अमाउंट एबीसी लिमिटेड अकाउंट फॉर इंडेमनिफाइड लायबिलिटी रिलेटेड टू कंटीजेंट लायबिलिटी एंड एसेट एट द टाइम ऑफ पीक्यूआर। तो 0.7 करोड़ और 0.7 करोड़ आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे एसेट और लायबिलिटी। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन गुडविल? तो भाई आपकी लायबिलिटी, नेट एसेट कैसे निकलती है? नेट एसेट निकलती है एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट एसेट। आपकी एसेट बढ़ी 0.7 से, लायबिलिटी भी बढ़ी 0.7 से, नेट एसेट पे जीरो इंपैक्ट, तो नेट इंपैक्ट ऑन गुडविल विल बी नील। सपोज इन केस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइड लायबिलिटी 1.2 होती तो क्या अमाउंट आता आपका लायबिलिटी और एसेट का? तो लायबिलिटी आती 1.2 की, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा तो आप ले ही नहीं सकते, तो 1.2 और 1 करोड़ आपका आंसर आ जाता। और इससे गुडविल पे क्या इंपैक्ट आता? तो आपकी एसेट बढ़ती कितने से, 1 करोड़ से, लायबिलिटी बढ़ती 1.2 से, तो नेट एसेट आपकी गिर जाती 1.2 से। क्योंकि ये गिरती तो गुडविल बढ़ जाती कितने से, 0.2 से। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय 0.2 करोड़। ऑन एक्विजिशन ऑफ आरएससी एट व्हाट अमाउंट एसेट शुड बी रिकॉर्डेड? तो वो आएगी नील पे। क्यों नील पे? क्योंकि आपने लायबिलिटी को ही रिकॉग्नाइज नहीं करा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 6 और 10। तो इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी एक नंबर लाइन। आओ जरा नंबर लाइन बना लेते हैं। तो पहली डेट है 1 जनवरी 2006 की। आपने 7500 की एसेट खरीदी। फिर उसके बाद क्या आ गया? फिर उसके बाद आ गया 31 दिसंबर 2006। फिर क्या आ गया? फिर आ गया 31 दिसंबर 2007। फिर क्या आ गया? 31 दिसंबर 2008। ठीक। तो सबसे पहले आपने 7,500 की एसेट खरीदी, यूजफुल लाइफ थी 10 ईयर्स की। तो आपको पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आया? 750 का डेप्रिसिएशन आया इस साल। फिर अगले साल कितना आया होगा? अगले साल भी आया होगा 750 का डेप्रिसिएशन। दिसंबर 2007 में, यानी कि यहां पर की वो बात कर रहा है, आपके पास बुक वैल्यू कितने की थी भाई? 7500 माइनस 750 माइनस 750। बुक वैल्यू थी आपके पास 6000 की। बुक वैल्यू थी आपके पास 6000 की। और आपने इंपेयरमेंट लॉस बुक कर दिया कितने का? इंपेयरमेंट लॉस बुक कर दिया 240 का। तो आपके पास रिवाइज बुक कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई? 6000 माइनस 240, 5760 की आपके पास रिवाइज आ गई। 10 में से 2 साल बीत चुके थे, 8 साल बचे थे। आपका डेप्रिसिएशन आ गया 720 का। फिर 2008 तक कहानी चलती रही। फरवरी 2009 में, यानी कि यहां पर फरवरी 2009 में, 28 फरवरी 2009 में आपने क्या करा? इसको हेल्ड फॉर सेल कर दिया। हेल्ड फॉर सेल कर दिया तो आपका इतने पीरियड का डेप्रिसिएशन लगा होगा। बताओ जी कितने पीरियड का डेप्रिसिएशन है? जनवरी फरवरी 2 महीने। तो वैसे आपका डेप्रिसिएशन कितना लगता है? 720 कैसे आ रहा है? 5760 डिवाइड बाय, हाँ 720, ठीक है। 720 आपका डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीने का लगता है। तो बताओ 2 महीने का कितना? तो 2 महीने का डेप्रिसिएशन लगा 120। तो बताओ यहाँ पर बुक वैल्यू कितनी आएगी?
यहाँ पे बुक वैल्यू आएगी 5760 माइनस 720 माइनस 120, 4920। 4920 की आपकी बुक वैल्यू आई। फिर उसके बाद 28 फरवरी को आपकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर आपकी फेयर वैल्यू हो गई 4600। तो आपने कितने का लॉस बुक कर दिया, -4600, आपने 320 का लॉस बुक कर दिया। और आप अब एसेट कितने पे दिखा रहे हो, 4600 पे। क्या इस पीरियड पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? द आंसर इज नो, नो डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपने एसेट हेल्ड फॉर सेल पे कर दी। अब आप इसको कंज्यूम करके बेनिफिट नहीं लोगे, अब बेच के बेनिफिट लोगे, हेंस नो डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड। तो 320 रुपीज की आपकी एक लॉस बुक हो गया ड्यू टू, क्योंकि आपने उसको हेल्ड फॉर सेल करा, तो फेयर वैल्यू लॉस आपका यहाँ पे चला गया। फिर उसके बाद 28 फरवरी के बाद 30 जून जब आई, यहाँ पर 30 जून आई, तो यहाँ पर आपकी बुक वैल्यू कितनी आ रही थी जी, यहाँ पे आपकी बुक वैल्यू आ रही होगी 4600। और यहाँ पे आपकी फेयर वैल्यू कितनी आ रही है, फेयर वैल्यू आ रही है 5300। यहाँ पे आपकी फेयर वैल्यू आ रही है 5300। तो आपका रिवर्सल कितना आ गया लॉस का, 4600 माइनस 5300, 700 का आपका क्या आ गया, रिवर्सल आ गया। बट आप मैक्सिमम रिवर्सल कितना कर सकते हो, मैक्सिमम रिवर्सल आप कर सकते हो जितना आपने बुक करा है। तो एक तो आपने ये बुक करा है 240 का, और एक आपने बुक करा है ये 320 का। तो मुझे बताओ कितना हो गया, 240 प्लस 320, 560। तो आप मैक्स रिवर्सल कर सकते हो, मैक्स कर सकते हो आप 560 का। तो जब आप 560 का रिवर्सल करोगे तो कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, आपका कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 4600 प्लस 560, 5160 का आपका कैरिंग अमाउंट हो जाएगा। बस अब आप जाओ एमसीक्यू पे। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट फॉर द ईयर 2008, 2008 में बताओ जी कितना डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करा, वो है 720 का। तो 720 का डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट ऑन 2009, 2009 में आपने कितना चार्ज करा, ये रहा 120, ये रहा जी 2009 में आपका डेप्रिसिएशन पूछ रहा है वो 120। What will be the carrying amount of the asset immediately before the classification as held for sale on 28 फरवरी 2009? तो भाई कितना कैरिंग अमाउंट था जब आपने उसको हेल्ड फॉर सेल करना था, तो 4920 का आपका कैरिंग अमाउंट था, 4920। व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इमीडिएटली आफ्टर द क्लासिफिकेशन? उसके बाद तो 4600 हो गया होगा क्योंकि आपने फेयर वैल्यू यूज करी। और अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट कितना आया था आपका, वो आया था आपका 560, और रिवाइज कैरिंग अमाउंट 5160। तो 560 और 5160, आंसर इज दिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक्स लिमिटेड एक्वायर करता है 10% इंटरेस्ट इन वी लिमिटेड फॉर 50,000 ऑन 1 जून 2006। तो बताओ इसकी एंट्री उसने क्या करी होगी, इसकी एंट्री करी होगी इन्वेस्टमेंट इन एक्स टू बैंक 50,000, सिंपल। ये क्या उसके लिए क्या है, ये उसके लिए फाइनेंशियल एसेट है, ये फाइनेंशियल एसेट है उसके लिए। और कोई आपका वो आया ही नहीं है, क्या कहते हैं, एसोसिएट, और उसका कोई भी रोल आया नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन वी लिमिटेड वाज एक्वायर्ड फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर विच इररिवोकेबल ऑप्शन जो है वो कहता है भाई हमने ऑप्शन ले लिया है, हैज बीन अवेल्ड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट एट एफईटी ओसीआई। तो जितना भी फेयर वैल्यू चेंज होगा आप कहाँ डालते जाओगे, एफईटी ओसीआई में डालते जाओगे। और मैं आपको याद दिला दूं, ये होता है नॉन रिसाइकल्ड। नॉन रिसाइकल्ड का मतलब है ये रिक्लासिफाई नहीं होता पीएनएल अकाउंट में। रिक्लासिफाई नहीं होता का मतलब क्या है कि ये सीधा आपकी विद इन इक्विटी चेंज हो सकता है, बट ये पीएनएल अकाउंट में कभी भी नहीं जाएगा। तो ये 30,000 रुपए का आपको फेयर वैल्यू गेन आया है। इसकी एंट्री क्या हुई होगी, इसकी एंट्री हुई होगी इन्वेस्टमेंट इन एक्स टू ओसीआई। ये आ गया 30,000 रुपए, 30,000 रुपए ये आपका ओसीआई के अंदर चला गया। फिर उसके बाद आपने एक्वायर करा 25% इंटरेस्ट इन वी लिमिटेड फॉर 2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2007 और अचीव कर लिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो फेयर वैल्यू थी नेट एसेट 2.5 लाख जून में थी, और इंक्रीज हो गई है 4 लाख 1 अप्रैल 2007 में। आपके लिए रेलेवेंट कौन सी है, आपके लिए रेलेवेंट है 1/4 वाली, क्योंकि इस दिन आपको सभी फेयर वैल्यू निकालनी होगी। आपको क्या क्या करना होगा, आपको ओल्ड उसकी फेयर वैल्यू लेनी होगी, और आपको नए जो आपने पेमेंट करी वो तो फेयर वैल्यू पे करी होगी। टोटल फेयर वैल्यू माइनस नेट एसेट वो आपकी निकल कर आएगी क्या, गुडविल। गुडविल आपको डिस्क्लोज करनी होगी, और अपनी इन्वेस्टमेंट को इन एक्स लिमिटेड को हटा के एसोसिएट के अंदर लेके जाना होगा। वो कहता है वी लिमिटेड रिकॉर्ड करता है प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड 1 लाख का जून से लेके अप्रैल में, तो उससे आपको लेना देना नहीं है। हाउ शुड एक्स लिमिटेड अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन वी लिमिटेड?
पीसमिल एक्विजिशन की वजह से। तो सबसे पहले जो उसका ओसीआई में बैलेंस पड़ा हुआ है वो उसको उड़ा देगा, ओसीआई अकाउंट डेबिट 30,000। क्या पी एंड एल लिख दूं? नहीं, आप क्या लिखोगे? रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि आप विद इन इक्विटी ट्रांसफर कर सकते हो, ये नॉट रिसाइकल होता है, हेंस पी एंड एल में नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू निकालो। फिर इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू वैसे 80,000 है, लेकिन आप यहां से निकालो ओल्ड जो आपके पास शेयर था उसकी फेयर वैल्यू। ओल्ड शेयर की फेयर वैल्यू 80 है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कितने का? आपने 2 लाख खरीदा है 25% पे, तो 10% कितना? आपने पहले 10 खरीदा था ना, डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 0.1, 80,000। फिर आपने पेमेंट कितनी करी है? 2 लाख रुपए की। टोटल आपके पास कितना आ गया? 280 का। इतने आप आज के दिन की फेयर वैल्यू। ये कब हो रहा है सब कुछ? ये 1 अप्रैल 2007 में हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस दिन आपका रिलेशन चेंज हो गया, 25 प्लस 10 इज इक्वल टू 35 हो गया। तो आप क्या लगा दोगे? आप लगा दोगे इक्विटी मेथड, एसोसिएट बन गया अभी आपका, आप इक्विटी मेथड लगा दोगे। 1/4/2007 को ये सब कुछ हो रहा है। इस दिन की नेट एसेट आपके पास कितनी थी? 4 लाख की, माइनस नेट एसेट 4 लाख का 35%, क्योंकि अब आपके पास 10 और 25 ये आ गया 35, तो 4 लाख का 35% हो गया 140। तो गुडविल कितने की निकल कर आ गई आपकी? गुडविल भी निकल कर आ गई आपकी 1,40,000 रुपए की गुडविल निकल कर आ गई। आप क्या एंट्री डालोगे? आप एंट्री डालोगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट 2,80,000 से, टू इन्वेस्टमेंट इन एक्स 1,40,000, सॉरी इन्वेस्टमेंट इन एक्स है 80,000 से, और टू बैंक 2 लाख से। आगे बढ़ते हैं। ये भाई गजब क्वेश्चन आया है 109 का, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसको तसल्ली से सुनना, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हो सकता है, वैसे ना आज तक इस पे अभी क्वेश्चन है नहीं, ये पहली बार आया है ऑन क्रेडिट रिस्क के ऊपर। क्योंकि इस पे पूछ रहे हैं तो अगल बगल वाला इससे एसोसिएटेड ज्ञान भी ले जाओ, हो सकता है वो एमसीक्यू में कुछ और भी पूछ लें। तो सबसे पहले फाइनेंशियल लायबिलिटी की थोड़ी सी स्टोरी सुन लो। तो देखो, इन जनरल आप फाइनेंशियल लायबिलिटी को किस पे दिखाते हो? आप बाय डिफॉल्ट उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखते हो। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस, जैसे कि आप कंटिजेंट कंसिडरेशन को फेयर वैल्यू पे दिखाते हो, गारंटी के केस में लायबिलिटी वैल्यू को पी एंड एफ टीपीएल पे फेयर वैल्यू पे दिखाते हो। तो उसमें से वन ऑफ द एक्सेप्शन इज अकाउंटिंग मिसमैच की। व्हाट इज अकाउंटिंग मिसमैच? अकाउंटिंग मिसमैच का मतलब है कि आपने कोई लायबिलिटी ली, आपने कहीं से फंड लिए, तो ये फंड अगर आपने लिए तो ये आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी, और आपने इन्हें इन्वेस्ट कर रखा है किसी एसेट के अंदर, और वो आपके लिए क्या होगी? फाइनेंशियल एसेट हो गई। अब ये तो जा रही है मान लो अमोर्टाइज कॉस्ट पे, सॉरी ये जा रही है आपकी फेयर वैल्यू पे, और ये जा रही है अमोर्टाइज कॉस्ट पे। तो जब पी एंड एल बन रहा है तो अमोर्टाइज कॉस्ट से ईआईआर के थ्रू इसका इंपैक्ट यहां आ रहा है, और फेयर वैल्यू से इसका गेन लॉस यहां आ रहा होगा। गेन अगर होगा तो यहां, लॉस अगर होगा तो यहां। तो वो कहते हैं कि अगर ये इसकी फेयर वैल्यू भी यहां आने लग जाए तो ये दोनों ज्यादा बेटर पिक्चर दिखाएंगे। तो हेंस आपको एक ऑप्शन दिया गया कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो और आपका मन करे तो आप इस फाइनेंशियल लायबिलिटी को डेजिग्नेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डेजिग्नेट कर सकते हो। किस पे? फेयर वैल्यू पे डेजिग्नेट कर सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर देंगे अगर हमें ऐसी सिचुएशन आएगी तो। इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे ये अलग अलग आ रहा था कि ये ईआईआर पे और ये इस पे, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग मिसमैच। इसको दूर करने के लिए, हटाने के लिए आपको ऑप्शन दिया कि आप इसको फेयर वैल्यू पे डेजिग्नेट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब जब इसकी आप फेयर वैल्यू निकालोगे तो वो कहते हैं कि सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एक बेंचमार्क रिस्क, बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क रेट क्या होता है? ये कोई भी रेट हो सकता है, ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी हो सकता है, ये किसी गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट भी हो सकता है। पर बेंचमार्क रेट का मतलब क्या है वो समझो। बेंचमार्क रेट का मतलब है कि मैंने जो फाइनेंशियल लायबिलिटी ले रखी है, जो पैसा उठा रखा है मार्केट से,
उसकी फेयर वैल्यू मार्केट के किस उससे पार्ट से, किस इंस्ट्रूमेंट से, किसे लिबर से, मिबर से, या क्या कहते हैं यूएस के किसी रेट से, किससे उसकी फेयर वैल्यू अफेक्ट होती है कि उसमें बदलाव आएगा तो मेरी लायबिलिटी पे भी इंपैक्ट आएगा। वो मेरी लायबिलिटी के लिए बेंचमार्क रेट है। वो क्या है मेरी लायबिलिटी के लिए? बेंचमार्क रेट है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि वो 2 से बढ़ेगा तो मेरी लायबिलिटी भी 2 से बढ़ जाएगी, या वो 2 से गिरेगा तो मेरी लायबिलिटी भी 2 से गिर जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि वो 2 से बढ़े और मेरी लायबिलिटी 2, 2.5 या 3 से जाके बढ़ जाए, या वो 2 से गिरे और मेरी लायबिलिटी 4 से गिर जाए। तो यानी कि मेरी फाइनेंशियल, जो मैंने खुद के डिबेंचर इशू कर रखे हैं, ऐसे समझो, तो मैंने खुद के डिबेंचर इशू कर रखे हैं, उनकी टोटल फेयर वैल्यू मूवमेंट एग्जैक्टली मैच तो नहीं करेगी उस बेंचमार्क से, क्योंकि मेरे डिबेंचर अपने आप में एक क्रेडिट रिस्क होल्ड करते होंगे, जो वो सिक्योरिटी अलग क्रेडिट रिस्क होल्ड करती होगी, मेरे डिबेंचर अलग करते होंगे। तो मेरे को ये निकालना होता है कि मेरे डिबेंचर की वजह से उनके खुद के क्रेडिट रिस्क, एंटिटी के क्रेडिट रिस्क की वजह से नहीं, मेरे डिबेंचर के क्रेडिट रिस्क की वजह से उसकी फेयर वैल्यू में क्या बदलाव आएगा, उसे बोलते हैं ओन क्रेडिट रिस्क। ठीक। अच्छा, एक चीज और है भाई, कि अगर आप अकाउंटिंग मिसमैच करते हो, आप इस तरीके का कुछ ज्ञान देते हो, तो उनमें एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप होना चाहिए। इकोनॉमिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है जी? कि भाई ऐसा होना चाहिए ना कि इसकी फेयर वैल्यू का चेंज इसकी फेयर वैल्यू के चेंज से प्रभावित हो। अगर इन दोनों में कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप ही नहीं है तो काहे का अकाउंटिंग मिसमैच? तो ठीक, तो ये वाली एक बात भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानने के लिए। अब जब आप बेंचमार्क रेट निकाल लेते हो तो आप ये निकालते हो कि मेरी फेयर वैल्यू की डे 1 पे, जब इंसेप्शन डे पे जो भी फेयर वैल्यू आ रही है और उसके कैश फ्लो से जो भी वैल्यू निकल कर आ रही है, उससे आईआरआर कितना आ रहा है। फिर ईयर एंड पे आप देखते हो कि भाई ये जो आईआरआर है इसका ब्रेकअप है। इसका ब्रेकअप क्या है? बेंचमार्क रेट और ओन रेट, ओन क्रेडिट रिस्क। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। आप सीएपीएम याद है आपको? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सीएपीएम के अंदर आप क्या करते थे? आप कहते थे रिस्क फ्री प्लस प्रीमियम। ये प्रीमियम आप किसका जोड़ते थे? क्योंकि उस सिक्योरिटी के अपने कुछ रिस्क है ना, क्रेडिट रिस्क होंगे, तो उसकी वजह से आप प्रीमियम जोड़ते थे। तो ये वही है, बेंचमार्क रेट आपका इतना आ गया जो गिवन था। आईआरआर से बैलेंसिंग फिगर आपका क्या निकल जाता है कि आपकी सिक्योरिटी, आपकी जो सिक्योरिटी है उसका खुद की वजह से क्या रेट ऑफ रिस्क है। फिर ईयर एंड पे आप बेंचमार्क रेट को क्या कर देते हो? रिवाइज कर देते हो, और आप इसके अंदर जोड़ते हो कि ओन क्रेडिट रिस्क कितना है। तो ये आपका रेट आना चाहिए फॉर डिराइविंग फेयर वैल्यू ऑफ योर लाइबिलिटी। अगर ये नहीं आता तो इसका मतलब क्या है कि आपने ओन क्रेडिट रिस्क में चेंज करा है। और एनी चेंज जो आपका ड्यू टू ओन क्रेडिट रिस्क आता है वो कहां जाता है? वो ओसीआई के अंदर जाता है। ठीक जी। ओसीआई की बात निकली है तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा नॉन रिक्लासिफाइड। नॉन रिक्लासिफाइड बोले तो कि अगर वो सवाल में आपको बोलते हैं कि पीएनएल भी बना के दिखाओ और मुझे दिखाओ कि ओसीआई में कहां जाएगा, तो वो नॉन रिसाइकल होता है। मतलब वो रिसाइकल टू पीएनएल नहीं होगा। चाहे वो ये भी लिख दे कि लाइबिलिटी पर रिपर्चेज कर दी, तब भी वो रिसाइकल नहीं होगा, वो विद इन इक्विटी ही मूव करेगा, जैसे अभी 30,000 मूव कर रहा था। ठीक। ये जो राम कथा है ये सवाल में एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको थोड़ी बेटर क्लैरिटी होगी। 1 अप्रैल को एबीसी लिमिटेड इशू करता है 10 साल का बॉन्ड विद पार वैल्यू ऑफ 15 लाख एंड एन एनुअल फिक्स कूपन रेट ऑफ 8% जो कंसिस्टेंट है मार्केट रेट से। इसका मतलब क्या हो गया कि यही इसका आईआरआर हो गया। एबीसी लिमिटेड यूज करता है एस सिक्योरिटी ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट एसओएफआर एट इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। तो वो कहता है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए एसओएफआर एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है। बोले तो कि अगर इस एसओएफआर में बदलाव होंगे मार्केट के अंदर, तो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर भी बदलाव होंगे, उसकी फेयर वैल्यू में भी बदलाव होंगे। तो ये वो रेट है मार्केट का, मार्केट की कंडीशंस या मार्केट के तत्व जो मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी को इंपैक्ट करते हैं। तो अभी एसओएफआर कितना चल रहा है? 3%। तो अगर अभी एसओएफआर 3% चल रहा है, 5% का, सॉरी 5% है, तो 3% मेरे खुद की सिक्योरिटी की वजह से गड़बड़ी होंगी, तभी मेरा टोटल मार्केट का फाइनेंशियल लायबिलिटी का 8% निकल कर आया है मेरे बॉन्ड के केस में। एट द एंड ये कितना हो गया? ये हो गया 4.8
4.75% हो गया और 4.75% हो गया, और यदि ये 3% ही है तो ये आ जाएगा 7.75%। आपका बॉन्ड का रेट कितना आना चाहिए था? 7.7%। वो कहता है हमने फेयर वैल्यू डिराइव करी है एंड में 15,38,110, और जब आपने ईयर 2 में फेयर वैल्यू निकाली और उसके कैश फ्लोज जो आपने देने हैं उससे जब आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो जो आपका रेट निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 7.6% का आपका रेट निकल कर आया। तो यहाँ पर आपका रेट निकल कर कितना आ रहा है? 7.6%। तो हम कह रहे हैं कि भाई 4.75 तो एज इट इज ही रहा, हमें पता है मार्केट का रेट है, तो जरूर इसके अंदर कोई बदलाव हुआ होगा। इसके अंदर क्या बदलाव हुआ है? इसके अंदर 0.15 का बदलाव हुआ है, 0.15 का बदलाव इसके अंदर हुआ है, तभी ये रेट बदल गया। 0.15 का बदलाव हुआ है तभी ये रेट, अदरवाइज रेट आना चाहिए था 7.75, पर रेट आ रहा है 7.6। तो मेरी सिक्योरिटी इंप्रूव कर गई। पहले मेरी सिक्योरिटी पे लोगों को डाउट था तो इसलिए 3% का प्रीमियम जोड़ते थे कि कम से कम इतना मिले तो लगाएंगे, लेकिन अब वो इंप्रूव कर गई तो अब वो कह रहे हैं 2.85 भी मिलेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 0.15% से मेरी सिक्योरिटी, मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू, मतलब उसकी क्रेडिट रिस्क इंप्रूव कर गई। तो आपको क्या निकालना होता है? आपको इसी का इंपैक्ट निकालना होता है कि इसका इंपैक्ट कितना है। ये कहां जाता है? यही जाता है ओसीआई के अंदर। अच्छा, यहां तक तो हो गई सवाल की बात। नंबर्स पे आ जाएंगे वो तो कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन पूरा ज्ञान सुन लो एसोसिएटेड, क्योंकि एमसीक्यू आ गया और 4 चीजें एक्स्ट्रा पूछी तो फंस जाओगे। अगर वो आपसे पूछे क्या ये हमेशा ओसीआई में जाता है, द आंसर इज नो, ये हमेशा ओसीआई में नहीं जाता। अगर वो बोले कि भाई साहब ओसीआई में डाल के हमारा अकाउंटिंग मिसमैच जो है वो बढ़ रहा है, तो इसको भी कहां डाल देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। अगर वो ऐसा बोले, इफ, ये क्या, अगर इफ लगा के बोलते कि भाई साहब अगर ये बढ़ रहा है, ओसीआई के अंदर जा रहा है, तो इट विल लीड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आर अकाउंटिंग मिसमैच, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? देन योर आंसर वुड बी कि आप उसको फिर पीएनएल के अंदर डाल दोगे, उसको फिर ओसीआई के अंदर नहीं डालोगे। यदि ये ओसीआई में जाता है तो ये क्या होता है? ये नॉन रिसाइकल्ड होता है। नॉन रिसाइकल्ड बोले तो ये कभी भी पीएनएल के अंदर नहीं जाएगा। सर दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, थोड़ी सा एक बार और बताओ। मान लो आपने बोला कि आप ओसीआई के अंदर ले गए, अब आप उसको दोबारा पीएनएल के अंदर नहीं लेके जाओगे, वो ओसीआई के अंदर ही पड़ा रहेगा। बट जब आपने देखा कि आपका जो चेंज इन फेयर वैल्यू करके क्या अकाउंटिंग मिसमैच पे फर्क पड़ा, बट आप तभी आप कंक्लूजन पे पहुंच गए कि नहीं साहब अकाउंटिंग मिसमैच पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप इसको डे 1 पे ही ओसीआई में नहीं डालोगे, फिर सीधा उसको पीएनएल के अंदर डाल दोगे। दिस इज इट, दिस इज द स्टोरी ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू। अब आपको ये जो इंपैक्ट निकालना है ये आप कैसे निकालोगे? आप कहोगे कि भाई साहब 1,20,000 कि जो मेरी 9 इंस्टॉलमेंट बची हैं और 15 लाख जो 9th ईयर पे मिलना है, अगर वो 7.75 पे होता तो क्या होता? तो बताओ जी, 1 लाख इसको कर दो इंटू 1,20,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,20,000 इंटू 6.312, वो होता है 757,440। और फिर हाँ, 51 पैसे को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 15 लाख से, ऑब्वियसली इसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, पैसे में गिवन है, तो 51.1 डिवाइड बाय 100 इंटू 15 लाख, तो ये वैल्यू होती है 7,66,500। 7,66,500 ये टोटल आ जाता है 7,57,440, तो 15,23,940। भाई अगर मैं इसको इस वैल्यू पे करता तो मेरी वैल्यू आती 15,23,940, बट 7.6 पे मेरी वैल्यू कितनी आ रही है? 15,38,110। तो बताओ 0.15 का चेंज कितना है? -15, 38, 110, वो है 14,170। कितना है? 14,000। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 14,170। अगर मैं 7.75 पे करता तो वैल्यू आती 15,23,940। मैंने 7.6 पे कर रखा है
तो कितनी आ रही है 15,38,110। तो इन दोनों का चेंज जो है वो क्या है, वो 0.15 का तो इम्पैक्ट है, वो क्या है 14,170। तो 14,170 आप कहाँ डाल दोगे, आप ओसीआई में डाल दोगे। बैलेंस जो चेंज है फेयर वैल्यू का, वो आप कहाँ डाल दोगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप डाल करके चलोगे, ठीक, जिससे आपका अकाउंटिंग मिसमैच जो है वो दूर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। किसी को फिर भी डाउट रह जाए तो वो मुझे पिंग कर सकता है, रीच आउट कर सकता है, आई विल हेल्प हिम आउट, ठीक। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट पर। कहता है 1 अप्रैल 2001 को ए लिमिटेड इशू करता है 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 मैच्योरिंग 31 मार्च 2001, ठीक है। द डिबेंचर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड एट एन ऑप्शन ऑफ द होल्डर एट अ कन्वर्जन प्राइस ऑफ 25 पर शेयर। इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली जाएगा। एट द डेट ऑफ इशू ए लिमिटेड कुड हैव इशू नॉन कन्वर्टेबल डेट विद 10 ईयर टर्म, 11% पे वो इशू कर सकता है। ऑन 1 अप्रैल कन्वर्टेबल डिबेंचर की फेयर वैल्यू जो थी 1700 थी। ए लिमिटेड ने ऑफर दिया डिबेंचर होल्डर को कि आप रीपरचेस कर लो डिबेंचर 17,100 पे, और होल्डर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। ऑन द डेट ऑफ रीपरचेज ए लिमिटेड रेस कर सकता था 8% पे। आपको बताना है कि ये रीपरचेज ट्रांजेक्शन कैसे अकाउंट फॉर होगी। तो सबसे पहले तो ये क्या है, ये एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर लाइबिलिटी कंपोनेंट क्या है, आपका लाइबिलिटी कंपोनेंट है, आपका जो प्रिंसिपल आपको देना है और जो इंटरेस्ट आपको देना है, दोनों ही आपके लिए लाइबिलिटी कंपोनेंट है। तो सबसे पहले आपको 11% का जिस दिन आपने इशू करा था उस दिन विदाउट कन्वर्जन जो रेट था उससे आपको लाइबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो डे 1 की पहले बात कर लेते हैं, डे 1 की। तो मुझे जरा बताओ आपका डे 1 पे लाइबिलिटी कंपोनेंट कैसे निकलेगा। आप कहोगे डिबेंचर जो है 10% डिबेंचर है 1000 की फेस वैल्यू का 10% 100 रुपए, और डिबेंचर का इंटरेस्ट हाफ ईयरली जाता है यानी कि 50-50 जाता है। 10 साल का टर्म है तो 6-6 महीने के हिसाब से 20 हो गया, और 11 डिवाइड बाय 2 55 हो गया। तो 1.055 का कंपाउंडिंग फैक्टर लेना पड़ेगा, 1.055 1 डिवाइडेड बाय 1.055, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 11.95 इंटू 50, ये हो गया 597। तो 597 से आपने दिखाया होगा लाइबिलिटी कंपोनेंट इंटरेस्ट के लिए, और सेम लाइबिलिटी कंपोनेंट आप निकालोगे प्रिंसिपल का, 1 डिवाइड बाय 1.055, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इंटू 1000, तो 343। तो टोटल आ गया 597 प्लस 343, 940। टोटल प्रोसीड्स आपकी कितनी है 1000। तो आपका इक्विटी कंपोनेंट कितना आ गया 60 का, आपका इक्विटी कंपोनेंट निकल कर आ गया, ठीक। फिर उसके बाद कितने सालों के बाद, 5 सालों के बाद, 1 से 6, 5 सालों के बाद आपका जो था रीपरचेज हो गया। इस दिन देखो कि आपकी बॉन्ड की वो जो थी कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही होगी, लाइबिलिटी कंपोनेंट की भी इक्विटी की तो सेम आ रही होगी 60। तो अब आपके 5 साल निकल चुके हैं, और 5 का मतलब है 10 साल, जो क्या कहते हैं 5 का मतलब है 10, क्योंकि आपने 20 लिया था तो 10 ईयर्स की जो 10 की पीरियोडिक पेमेंट है वो हो चुकी है, बैलेंस 10 की बची है। तो आपको इस दिन क्या निकालनी पड़ेगी वैल्यू, या तो आप अमोर्टाइजेशन टेबल बना के भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई जितने मेरे बैलेंस बचे हुए हैं लाइबिलिटी कंपोनेंट इंटरेस्ट वाला, क्योंकि आपको वो भी पे करना है 50 रुपीज का फॉर 10 ईयर। तो अब आपका रेट ऑफ उसका कितना 11%, 1 डिवाइडेड बाय 1.055, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रैंड टोटल इनटू 50। तो इंटरेस्ट वाला है 377, 377 आपका इंटरेस्ट वाला है। एंड लाइबिलिटी कंपोनेंट प्रिंसिपल वाला 1 डिवाइड बाय 1.055, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू वो कितना है 1000, तो ये आ जाएगा 585। मैं क्यों 11% यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कैरिंग वैल्यू निकालनी है। मुझे ये निकालना है कि अभी मेरा बॉन्ड कितनी लाइबिलिटी कितनी कंपोनेंट पे कैरी करती होगी। तो 585 प्लस 377 ये आ गया 962
कि मेरी लाइबिलिटी होगी, और इक्विटी कितना होगा, इक्विटी तो एज इट इज 60 ही होगा। ठीक, अब मैं निकालूंगा फेयर वैल्यू। क्या निकालूंगा, फेयर वैल्यू। इस दिन की फेयर वैल्यू अगर 8% पे होता तो 8 का आधा हो गया 4, तो 1 डिवाइड बाय 1.04, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 डिवाइड बाय 1.04, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ग्रैंड टोटल इंटू 50, ये आ गया 405। फिर उसके बाद 1 डिवाइड बाय 1.04, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 1000, ये आ गया 675। 405 प्लस 675, ये आ गया 1080। कितना आ गया, 1080 का मेरा ये वाला वैल्यू आ गई। और आप पेमेंट कितनी कर रहे हो, 1700 रुपये की आप पेमेंट कर रहे हो, माइनस 1700, तो 620 की मेरी बैलेंस किसमें आ गई, इक्विटी के अंदर आ गई। तो गेन और लॉस कितना आएगा, 1080 माइनस 962, 118 का गेन आएगा आपको, लॉस आएगा आपको इसके अंदर लाइबिलिटी कंपोनेंट में, और 620 माइनस 60, 560 का आएगा आपको इक्विटी कंपोनेंट में। ये कहाँ चला जाएगा, ये आपका उसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग के अंदर चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाएगा। एंट्री क्या होगी, अभी आपका 962 का डेट आ रहा होगा, तो आप कहोगे टू लाइबिलिटी कंपोनेंट 962, सॉरी लाइबिलिटी कंपोनेंट डेबिट 962, और टू इक्विटी कंपोनेंट को डेबिट करोगे 60 रुपीज से, टू बैंक करोगे 1700 रुपये से, और लॉस पी एंड एल के अंदर डालोगे 118 का, और रिटेन्ड अर्निंग के अंदर डालोगे 560 का। तो 962 प्लस 60 प्लस 118 प्लस 560, 1700 रुपये की आप ये पेमेंट करके चलोगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बिजनेस कॉम्बिनेशन इंड एज 103। चलो जी, बिजनेस कॉम्बिनेशन 1 अप्रैल 2001 को पीक्यूआर लिमिटेड एक्वायर करता है 30% ऑफ शेयर ऑफ एक्सवाईजे लिमिटेड फॉर 8000 करोड़। 31 मार्च को पीक्यूआर रिकॉग्नाइज इट्स शेयर ऑफ नेट एसेट ऑफ चेंज इन एक्सवाईजी यूजिंग इक्विटी अकाउंटिंग एज फॉलोज। तो वो पी&एल का चेंज लेता है 700 का, ओसीआई में एफसीटीआर, और पीपी का रिवैल्यूएशन 50, ये उसका खुद का शेयर है। ठीक है, 1 अप्रैल 2002 को अगले साल के एक साल के बाद बाकी का 70% भी वो एक्वायर कर लेता है 25,000 करोड़ का। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, 30% जो आपके पास था उसकी फेयर वैल्यू है 9,000 की, जो एक्स वाई जी के आइडेंटिफाइड एसेट थे इस दिन के वो हैं 30,000 करोड़ के, और आपको बताने के अकाउंटिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। भाई जो उसने 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, उसकी जनरल एंट्री उसने क्या करी, उसने सबसे पहले एंट्री करी होगी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू बैंक। ये कहाँ आ रही है, उसकी स्टैंड अलोन के अंदर आ रही है। कितनी, 8,000 करोड़, 8,000 करोड़। ठीक है, फिर कंसोल में उसने क्या लगाया, कंसोल में उसने इक्विटी मेथड लगाया और इन्हें जोड़ दिया। तो कंसोल के अंदर उसकी क्या एंट्री आएगी, कंसोल के अंदर आएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 700 800 850, 850 से टू पी एंड एल। ये वो कंसोलिडेटेड पी एंड एल में ले गया होगा, सीपीएल लिख देते हैं। कंसोलिडेटेड पी एंड एल कितना, 700, टू ओ सी आई एफ सी टी आर वाला वो ले गया होगा 100 रुपये, और टू रीवैल्यूएशन रिजर्व या टू ओ सी आई रीवैल्यूएशन रिजर्व ये ले गया होगा 50 वाला। ये उसने एंट्री कर रखी होगी अपनी कंसोलिडेशन में। उसकी कंसोलिडेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ रही होगी 8,000 और 850। अब यहाँ पर आके उसने कहा बैलेंस 70% भी उसने एक्वायर कर लिया, तो उसकी 30% की आपको फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। भाई जिस दिन उसने एक्वायर करा है 1 अप्रैल 2002 को, इस दिन आपको ओल्ड जो आपके उसके पास एक वो थी इन्वेस्टमेंट, उसकी फेयर वैल्यू प्लस अमाउंट पेड माइनस नेट आइडेंटिफाइड एसेट खुद का शेयर, तो आपकी गुडविल वगैरह निकल कर आएगी। तो जो उसके खुद के शेयर की फेयर वैल्यू थी वो 9,000 हो गई।
मुझे बताओ कंसोलिडेशन में एसेट की वैल्यू कितनी आ रही है, 8,000 और 850, 8,000 प्लस 850, 8850 की फेयर वैल्यू आ रही है, वो हो गई 9,000 की। तो ये 150 का गेन कहाँ चला जाएगा, ये 150 का गेन चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो आप करोगे पहले तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाओगे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट 150 रुपये से, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 150 रुपये से। अब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 9,000, ये कहाँ करोगे, कंसोलिडेशन में। ठीक, फिर उसके बाद क्योंकि अब आपका ये चेंज हो गया, एसोसिएट से वो क्या बन गई, अब वो सब्सिडरी बन गई। तो जो इक्विटी मेथड लगाया हुआ था आप उसको ये मानोगे कि आपने एसोसिएट बेच दी और अब 100% एक्वायर कर ली। 100% एक्वायर करने के लिए इस दिन की फेयर वैल्यू यूज कर ली, और क्या कहते हैं, जो आपने 25,000 करोड़ पे करे उसकी फेयर वैल्यू यूज कर ली, और नेट एसेट आपने एक्वायर कर लिए। तो अगर मैं देखूं जो आपने एक्वायर करा उसकी एंट्री अगर मैं करूं, यहां कर देते हैं। तो कंसोल के अंदर आप क्या एंट्री करोगे, कंसोल के अंदर आप एंट्री करोगे नेट एसेट, आप नेट एसेट ले लोगे कितने की, पूरी की पूरी आपकी है 30,000 की, टू कैश कितने का आपने पे करा, 25,000 का, और टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, वो अब कितने की आ रही है कंसोल में, 8,000, 850 और 150, 9,000 की। तो 9,000 आपकी बैलेंसिंग फिगर क्या बच गई, गुडविल, गुडविल कितने की बच गई, 25 और 9 34 और 30, 4,000 की आपकी बच गई गुडविल। फिर जो ये वाले गेन हैं, ये तीनों, ये दोनों, ये आपको मानने पड़ेंगे कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट बिक गई होगी। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट बिकती है तो ये जो एफसीटीआर है, ये एफसीटीआर होता है रिक्लासिफाइड, तो एफसीटीआर आप पीएनएल में ले जाओगे। जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो होता है नॉन रिक्लासिफाइड, तो इसको आप रिटेन अर्निंग में ले जाओगे। तो आप एक एंट्री और करोगे, कौन सी एंट्री करोगे, यहाँ करते हैं क्या वो एंट्री, यहाँ कर देते हैं। कंसोल के अंदर एफसीटीआर अकाउंट डेबिट 100 रुपये से, और रिवैल्यूएशन ये ओसीआई वाला है, और ओसीआई का रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50 रुपीज से, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 100 रुपये से, टू रिटेन्ड अर्निंग 50 रुपीज से। ये सारी सेट ऑफ एंट्रीज आप करके चलोगे। आप चाहो तो कंसोल भी कर सकते हो, बट वो कंसोलिडेशन एक ही एंट्री के अंदर ना समझ नहीं आता, वो फिर बाद में क्वेरी रेज कर देते हैं। तो मैंने इसलिए इस बार तोड़ तोड़ के करा दी। भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपने 8,000 करोड़ खरीदे वो आप अपनी सब उसके अंदर दिखाओगे, स्टैंड अलोन के अंदर 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट जब स्टैंड कंसोल बनाने लगोगे तो इस इन्वेस्टमेंट को इक्विटी मेथड लगा के पीएनएल का प्रॉफिट, एफसीटीआर वाला और रिवैल्यूएशन रिजर्व से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे। अब आपकी इन्वेस्टमेंट कंसोल में आ रही है 8850 की, फेयर वैल्यू कर दी 150 की, तो ये पीएनएल 150 में चला गया। और अब आपकी कितने की आ रही है इसके बाद, 9,000 की। फिर कंसोल के अंदर आपने नेट एसेट जोड़ दी, क्योंकि सब्सिडरी है, फुल कंसोलिडेशन करा, 30,000 के नेट एसेट जोड़ दिए। जो एसोसिएट वाली इन्वेस्टमेंट थी वो उड़ा दी, जो कैश दिया वो हटा दिया, क्योंकि और यहाँ से आपकी आ गई गुडविल 4,000 रुपए की। फिर क्योंकि आपने अब अपनी एसोसिएट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, तो हम कहते हैं कि वो जो एसोसिएट वाली इन्वेस्टमेंट थी वो बिक गई। अगर वो बिक गई तो एफसीटीआर क्योंकि रिक्लासिफाइड था वो कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में। रिवैल्यूएशन रिजर्व नॉन रिक्लासिफाइड था, वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिटेन अर्निंग में। कंबाइन एंट्री करना चाहोगे तो देखो पीएनएल पे कितना इंपैक्ट आ रहा है, पीएनएल पे आ रहा है 150, और ये 100, 250 का इंपैक्ट आपका पीएनएल पे आ रहा है। ये एंट्री एज इट इज जोड़ दो, और पीएनएल पे 150 का इंपैक्ट, ओसीआई वाले ये 150 उड़ा के रिटर्न देंगे 50 डाल देना, आपकी कंबाइन एंट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। सर इंस्टीट्यूट कंसोल एंट्री मांगता है, कंसोल एंट्री भी करा दो। तो कंसोल एंट्री में कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूट बस इस एंट्री का, इस वाली एंट्री का ना रिवर्सल ले लेता है, ये वाली एंट्री, क्योंकि वो ये पास ऑन नहीं करता अलग से। तो आपको कुछ नहीं करना। आओ मैं एक बार कंसोल एंट्री यहीं कर देता हूँ। तो देखो कंसोल एंट्री का मतलब है कि सभी जो मैंने अलग अलग एंट्री करी है उन सब की एक एंट्री कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगी। तो नेट एसेट दिखाओगे आप कितने की, 30,000 की। गुडविल दिखाओगे कितने की, 4,000 की। टू कैश दिखाओगे 25,000। और ये वाली एंट्री सेम हो जाएगी आपकी, ओसीआई एफसीटीआर डेबिट 100 रुपये, और ओसीआई रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 50 रुपये,
और यहाँ पे 2, ये कहाँ चला जाएगा, ये P&L के अंदर चला जाएगा, P&L 100 रुपये, और ये कहाँ चला जाएगा, रिटेन अर्निंग में चला जाएगा 100 रुपये। अब बात आपको क्या करना है, आपकी ये वाली बात रह गई इन्वेस्टमेंट की, तो कुछ मत करो, इस इन्वेस्टमेंट को इससे कर दो सेट ऑफ, 9,000 को 150 से कर दो सेट ऑफ, तो कितने रह गए 8850, तो इन्वेस्टमेंट को नेट क्रेडिट कर दो टू इन्वेस्टमेंट, जगह ही नहीं बची यार, शिट। ये कर दो टू इन्वेस्टमेंट 8850 और टू P&L अकाउंट 150। बस वो इस एंट्री का इम्पैक्ट इस तरीके से आपको दिखाता है। तो P&L में उनके कितने आ रहे हैं, 250 आ रहा होगा नेट, और रिटेन अर्निंग में कितना आ रहा होगा, 100, बाकी तो एज इट इज चल रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। ऑन 1 जनवरी 2001 एच लिमिटेड एक्वायर्ड करता है ऑल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड फॉर 15 लाख रुपए की उसने सारी की सारी शेयर कैपिटल एक्वायर करती। द बुक वैल्यू एंड द फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ एस लिमिटेड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन आर सेट आउट बिलो टुगेदर, और उनका टैक्स बेस भी आपको दे रखा है। टैक्स रेट एच में कितना है 30 है और एस में कितना है 40। तो आप क्या यूज करोगे, क्योंकि बात एसेट एस की हो रही है तो आपको 40 यूज करना पड़ेगा, 30 उसको देना, उससे आपको क्या लेना देना, आपको 40 यूज करना पड़ेगा। ये आपको बुक वैल्यू दे रखी है, या टैक्स बेस दे रखा है, या फेयर वैल्यू दे रखा है, और उसके बाद ये है नेट एसेट, ये दे रखा है टोटल ऑफ नेट एसेट, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस पे उसने डेफर टैक्स लायबिलिटी अपनी स्टैंड अलोन में बना रखी है। ये किसने बना रखी है, ये एस लिमिटेड ने अपनी स्टैंड अलोन में पीस की लायबिलिटी बना रखी है। आप आए कंसोल करने, आपने कहा कि इनकी फेयर वैल्यू कितनी है, 1070 की है, 1070 की फेयर वैल्यू है। इन दोनों के डिफरेंस पे ऑलरेडी डेफर टैक्स बना हुआ है। आप कहोगे कि भाई अगर इन दोनों के डिफरेंस पे बना हुआ है तो आपको अब किस पे बनाना है, इन दोनों के डिफरेंस पे बनाना है। तो 1070 माइनस 970, तो 100 रुपीज का आपका चेंज आया ड्यू टू फेयर वैल्यू इनटू 40%। तो 40 का क्या आ गया आपका डेफर टैक्स लायबिलिटी। डेफर टैक्स लायबिलिटी कैसे आया, क्योंकि टैक्स बेस तो सेम ही रहेगा, आपकी फेयर वैल्यू बढ़ गई। तो 40 का ये आया, 20 की डेफर टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी थी, तो ये हो गई 60 की टोटल डेफर टैक्स लायबिलिटी आपकी। आपकी नेट एसेट है 1070 की, एक्सक्लूडिंग डेफर टैक्स लायबिलिटी। 60 की डेफर टैक्स लायबिलिटी उड़ा दोगे, 1070 माइनस 60, तो 1010 की आपकी नेट एसेट बची। 1500 रुपए की आपने पीसी पे करी, माइनस 1500, तो 490 की क्या आ गई आपके पास, गुडविल निकल कर आ गई 490 रुपए की। इसको ऐसे समझना चाहो ऐसे समझ लो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका और भी सिंपल है कि 1070 में से टैक्स बेस माइनस कर दो, 1070 माइनस 920, सब एक्सक्लूडिंग वो डेफर टैक्स, कि अभी हमने कोई डेफर टैक्स का इम्पैक्ट ही नहीं लिया ओवरऑल। तो अगर कोई इम्पैक्ट ही नहीं लिया तो डेफर टैक्स बनता तो किस पे बनता, जो उसकी फेयर वैल्यू है माइनस जो उसका टैक्स बेस है, तो वो आ गया 150, इसका 40% 60 ही आ गया। अल्टीमेट कैलकुलेशन फिर यही रहेगी, ठीक। तो आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके क्यों बताया, क्योंकि ना कंफ्यूजन आती है, क्वेरी आती है कि आप कभी बुक वैल्यू ले लेते हो बिजनेस कॉम्बिनेशन कराते वक्त कि यही बुक वैल्यू आपका टैक्स बेस है, कभी आप टैक्स बेस ले लेते हो, हमें समझ नहीं आता कि कैसे करें, क्या अजम्पशन लें। कोई अजम्पशन थोड़ी ना ली है, मैंने बस एक सिंपल सी कैलकुलेशन करी है। वो कैलकुलेशन क्या है कि भाई एस लिमिटेड ने अपनी बैलेंस शीट में डेफर टैक्स लायबिलिटी दिखा रखी है 20 की। ये उसने कैसे निकाल रखा है, ये उसने निकाल रखा है कि उसकी बुक वैल्यू जो है 970 की है, उसका टैक्स बेस क्या है 920 का है, इसके बेसिस पे उसने निकाल रखी है। मैंने कहा कि अब मेरी बुक वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1070 हो जाएगी, क्योंकि मैं तो फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करूंगा। अगर मैं 920 ही माइनस कर देता हूं तो इसका मतलब मैंने ये भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। अगर मैं 920 की जगह 970 माइनस करता हूं तो इसका मतलब है मैंने इससे ओवर एंड अबव डेफर टैक्स निकाला है। तो पहले जब मैंने करा था तो यहाँ 40 आया था और यहाँ 20 था, तो मैंने कहा टोटल 60। दूसरा जब मैंने करा तो मैंने कहा 970 920 ऑलरेडी बना हुआ है, आप 920 ही यहाँ ले लो। तो आपने पुराने वाले का इंपैक्ट नलीफाई कर दिया और आपने कहा कि 60 टोटल बनना है, तो 60 ले लो। तो दोनों सेम ही है, बस वो गणित का फर्क है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। गुडविल कितनी आएगी, 490 हमने निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 16, पी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ऑन 70% इंटरेस्ट इन फॉरेन एंटिटी एस लिमिटेड। पी लिमिटेड के पास INR है एज इट्स फंक्शनल करेंसी, वाइल एस लिमिटेड के पास यूएस डॉलर है उसकी फंक्शनल करेंसी, ठीक है जी।
पी लिमिटेड सेल कर देता है अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एस लिमिटेड में 3200,000 की। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, पी का शेयर नेट एसेट का कितना है 2800 और एफसीटीआर में पड़ा है 630। तो अभी अभी देखा था भाई, जब बेच दी तो एफसीटीआर कहाँ चला जाएगा, रिक्लासिफाई हो जाएगा पी&एल के अंदर। तो भाई एक गेन तो आया 3200 में बेचा 2800 वाली चीज, तो बताओ कितने का गेन है, 3200 माइनस 2800, 400 का गेन है। और एक गेन आएगा 630 का प्लस 630, टोटल गेन आ गया कितने का 1030 का। पी&एल के अंदर आप एंट्री क्या करोगे भाई, एंट्री आपके पास इन्वेस्टमेंट जो थी आपके पास कंसोल के अंदर नेट एसेट जुड़ी होगी, तो आप जो हटा दोगे नेट एसेट कितने की 2800 रुपए की। आप कहोगे मेरे पे कैश कितने का आया 3200 रुपए का। आपका ओसीआई के अंदर एफसीटीआर भी आ रहा होगा, ये कहाँ आ रहा होगा ओसीआई के अंदर आ रहा होगा कितने का 630 का। तो आप पी&एल में एक तो गेन ये लेके जाओगे 630 और एक लेके जाओगे पी&एल में जो आपको 400 का गेन आ गया, खत्म हो गई एंट्री। इंड एएस 2 क्वेश्चन नंबर 17। तो कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, फीफो मेथड लगा करके चलना है, जो पहले आया था वो पहले चला जाएगा। फुल कैपेसिटी कितनी है 10,000 लेबर आवर की, नॉर्मल कितनी है 7500 की, एक्चुअल कितनी है 6500। तो फॉर फिक्स ओवरहेड आप क्या लोगे इन दोनों का हायर, हायर बोले तो 7500। फिक्स ओवरहेड कितने हैं 1500 के हैं, तो आपका रिकवरी रेट कितना निकल कर आ गया 1500 डिवाइडेड बाय 7500 इज इक्वल टू 0.2। वेरिएबल कितने हैं 2600, इसका भी रेट निकाल लो 2600 डिवाइडेड बाय वेरिएबल ओवर किस पे निकलेंगे ये एक्चुअल पे, एक्चुअल लगे हैं 6500, तो ये कितना आ गया 2600 डिवाइडेड बाय 6500 0.4। ठीक, अब जरा मुझे ध्यान से सुनना भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री है ये तो आपकी हर कंटेक्स में रेडी है ना, ये तो आपकी हर कंटेक्स में रेडी है। आप ऐसे समझो आप शर्ट्स बना रहे हो, आपके पास 2500 शर्टें पहले से पड़ी हुई हैं। अब ये शर्टें अगर ओपनिंग इन्वेंटरी में पड़ी हैं तो इस पे सब काम हो चुका होगा ना, आपको अब थोड़ा ना इनको सिलाई मशीन पे डालना है, तो सब हो चुका है, इन पे बिजली पानी जो खर्चा लगना था वो सब लग चुका है। ड्यूरिंग द ईयर आपने बनाई कितनी 6500, तो जो बिजली पानी आपका लगा वो तो 6500 पे लगा होगा ना, वो इन 2500 पे थोड़ा ना लगा है। बेच कितनी दी आपने 6700 यूनिट आपने बेच दी। बेचने का आपका प्रोसेस क्या है, आपका बेचने का प्रोसेस है कि आप 67 में से सबसे पहले जो आपने आपके पास ओपनिंग शर्ट्स पड़ी थी 2500 आपने वो बेची, 2500 आपने बेची, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने इन 6500 में से कितनी बेची, इन 6500 से आपने बेची माइनस 2500, वो बेची आपने 4200, 4200 आपने इन 6500 में से बेची, और इन्हीं 6500 पे आपने ये 0.6 का खर्चा भी करा, और बैलेंस आपकी कहां बच गई इन्वेंट्री के अंदर बच गई। तो ये 4200 जो बेची, इनकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहां जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इन 4200 पे लगे लगाना 0.6, तो कितना आ गया 4200 इंटू 0.6 2520। फिर उसके बाद आपने इन 6500 पे 0.4 भी लिया 0.6 भी लिया और 0.2 भी लिया, तो फिक्स ओवरहेड आपने टोटल कितने एब्जॉर्ब कर लिए, आपने करे 6500 इंटू 0.2, कितना आ गया ये आ गया 1300। आपको एब्जॉर्ब कितने करने थे, अंत में रेंट कितना देना पड़ा 1500, तो 200 जो नहीं दिया वो कहाँ डाल दोगे, वो भी डाल दोगे पी&एल अकाउंट में, क्या आ गया 2720। इतनी सी तो बात है, कॉस्टिंग है पूरी। इन इंडेज दो पे है ही नहीं है सवाल, ये तो कॉस्ट का सवाल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो कहता है ओपनिंग बैलेंस और अप्रैल 2006 ऑफ एन इंडियन कंपनी विच अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शन इन आईएनआर कंसिस्ट ऑफ कैश ऑफ 1 लाख एंड शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख। कंपनी ने बोरो करा लॉन्ग टर्म लोन 30 सितंबर को 2200 का, जब एक्सचेंज रेट था 87 का, और कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं, और क्लोजिंग कितना हो गया 85। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, तो कैश कितने का आ गया, जो 1 लाख पड़ा हुआ था वो, और आपने कितने का लोन लिया 2200 इंटू 87, तो 2200 इंटू 87 से आपका लोन आ गया 191,400। तो ये आपका टोटल कैश आ गया। शेयर कैपिटल आपके पास 1 लाख की थी, ये कैसे आया, ये आया 22, जो आपका चेंज इन रेट हुआ है 2200 इंटू आपका चेंज इन रेट अब 2 से कम हो गया ना, 87 माइनस 85, तो 4400 का गेन आ गया। और लॉन्ग टर्म लोन आपका कितने का खड़ा है 2200 इंटू 85 पे आपका लॉन्ग टर्म लोन खड़ा हुआ है, 2200 इंटू 85 पे आपका 1,87,000 पे लॉन्ग टर्म लोन खड़ा है। आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बना करके देना है। तो आप क्या चलते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब आपके कुछ है ही नहीं इन्फॉर्मेशन, तो यही आपका पीबीटी भी हो गया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका क्या हो गया 4400। आप इसके अंदर क्या ऐड कर दोगे, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस,
फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस कितना आपने डाला है भाई, आपके पास पैसे आए, आपके पास लोन था 87 के हिसाब से 2200, सॉरी 4400 का ही तो आएगा, मैं भी क्या कर रहा हूँ 4400। ये गेन है तो आप हटा दोगे तो आपका पीबीटी नेट हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका नेट आ गया। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कुछ है नहीं। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने लोन का इनफ्लो कितने का कराया था, लोन का इनफ्लो आपने कराया था 1,91,400 का, तो लोन आ जाएगा आपका कितने का, 1,91,400 का। तो टोटल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आ गया, 1,91,400। टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटी कितना आ गया, 1,91,400। ओपनिंग कैश कितना था, 1 लाख का। टोटल कितना आ गया, 2,91,400। टोटल आ गया, क्लोजिंग आ गया 2,91,400। कैश फ्लो के अंदर क्या दिखाओगे, ये दिखाओगे, सिंपल। ठीक। रिलेटेड पार्टी मिस्टर वाई ओन 100% ऑफ शेयर इन ए लिमिटेड एंड मिस्टर वाई, अच्छा मिस्टर वाई के फादर जो हैं वो ओन करते हैं 100% शेयर ए लिमिटेड में, तो इसका तो चार्ट बनाना पड़ेगा भाई। मिस्टर वाईज फादर ये ओन करते हैं ए लिमिटेड में 100%। ठीक है। मिस्टर वाई एंड मिसेस वाई ये ओन करते हैं 100% बी लिमिटेड में। मिसेस जेड जो हैं, मिस जेड ये सिस्टर है मिसेस वाई की और प्रोवाइड करती हैं बुक कीपिंग सर्विस टू बी लिमिटेड, ये बुक कीपिंग सर्विस दे रही है बी लिमिटेड को। ठीक है, देने दो। हाउएवर मिसेस जेड इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ बी लिमिटेड, ए लिमिटेड इंक्रीज इट्स लोन ऑफ 1.5 लाख to 2 लाख, तो एक्स्ट्रा लोन दिया है तो वो बता रहा है स्टेट वेदर मिस्टर वाइस फादर एंड मिसेस वाइस सिस्टर आर रिलेटेड पार्टी टू बी लिमिटेड। बाप रे बाप, ये तो पूरा क्राइम पेट्रोल बना दिया इन्होंने। वो कह रहे हैं कि ये बताओ कि मिस्टर वाई वाई के जो फादर हैं और जो ये हैं, क्या ये आपस में रिलेटेड हैं या नहीं है, बी लिमिटेड के कंटेक्स में क्या ये दोनों बी लिमिटेड के लिए रिलेटेड हैं या नहीं है। तो सबसे पहले भाई वाई बी के लिए रिलेटेड है क्योंकि कंट्रोल करता है 100%। वाई की क्लोज फैमिली में आ जाएंगे मिसेस उसके फादर साहब, तो ये बी लिमिटेड के रिलेटेड है। मिसेस वाई भी बी लिमिटेड के लिए रिलेटेड है, इनकी क्लोज फैमिली में आ जाएंगे मिस जेड, तो ये भी बी लिमिटेड के रिलेटेड है, तो इसलिए वो ये दोनों क्या है आपस में रिलेटेड है। वो कहता है क्या डिस्क्लोजर देना है टू बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोथ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन गिवन बाय ए टू बी। यस, ए और बी भी आपस में लिमिटेड रिलेटेड है, तो इनको भी डिस्क्लोजर जो है वो दे करके चलना पड़ेगा। वेदर बी लिमिटेड रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोजर डीलिंग विद द सिस्टर ऑफ मिसेस वाई इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि वो रिलेटेड है जेड, मिस जेड जो है, तो उसको उसका भी डिस्क्लोजर जो है वो दे करके चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन ना मैं अभी भी यहाँ पे भी करा रहा हूँ, लेकिन बस मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ कि वो वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। हमने एक वीडियो बनाई थी इंड एस 102 पे सुपर 30 क्वेश्चन, तो उन सुपर 30 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कवर करा रखा है, सेम वैल्यू के साथ कवर करा रखा है। यहाँ पे भी हम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 अप्रैल 2001 को एक एंटिटी एंटर करती है शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट में अपने एम्प्लॉय के साथ। द टर्म ऑफ द अवार्ड आर एज फॉलोज, एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर द एंटिटी फॉर 5 ईयर आफ्टर दे विल रिसीव कैश पेमेंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एंटिटी शेयर। ठीक है, तो कैश उनको मिलकर के चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ द एंटिटी अचीव अ सक्सेसफुल आईपीओ ड्यूरिंग द 5 ईयर पीरियड, द एम्प्लॉय विल रिसीव फ्री कैश शेयर rather than a cash payment. So employee might receive free share at the time of IPO और cash payment at the end of 5th year. ठीक है जी, वो कह रहे हैं अगर कैश आईपीओ आ गया तो कैश दे देंगे, अदरवाइज कैश देना पड़ेगा, दोनों नहीं मिलेंगे बट नॉट बोथ। नो एम्प्लॉयर एक्सपेक्टेड टू लीव, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। एट द डेट ऑफ अवार्ड टिल द एंड ऑफ द सेकंड ईयर इट वाज नॉट प्रोबेबल दैट सक्सेसफुल आईपीओ विल अकर बिफोर द 5 ईयर। ये हमें लग रहा था कि भाई आईपीओ अकर नहीं होगा, तो आईपीओ की कंडीशन एक नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन है। क्योंकि ये एक नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन है तो ये आपके खर्चे पे इंपैक्ट डालेगी, क्योंकि आपको लग रहा है एट द एंड ऑफ 2 ईयर कि ये पूरी नहीं होने वाली, तो आपका इक्विटी पे खर्चा कितना है, 0। अच्छा, लेकिन क्योंकि इक्विटी 0 है तो कैश की लायबिलिटी है, अगर कैश की लायबिलिटी है तो वो तो आपको बुक करके चलनी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ ईयर 3 अ सक्सेसफुल आईपीओ बिकम प्रोबेबल एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू इट टू अकर इन ईयर 4, और मैनेजमेंट को लगता है कि चौथे साल में ये हो जाएगा। तो यानी कि आईपीओ वाला जो कैश के लिए जो आपको शेयर मिलना है उसके लिए लाइफ कितनी है, वो टोटल पीरियड कितना है, ईयर 4 साल है, और कैश के लिए कितना है, 5 साल है। एट द एंड ऑफ ईयर 4 अ सक्सेसफुल आईपीओ हो गया और एम्प्लॉय को शेयर मिल गया। द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अवार्ड ऑल्टरनेटिव इज 1000। ये आपको किसके लिए दे रखा है, ये इक्विटी सेटल के लिए दे रखा है, क्योंकि उसके लिए आप फेयर वैल्यू किसकी लेते हो, ग्रांटेड की लेते हो। द फेयर वैल्यू ऑफ कैश सेटल ऑल्टरनेटिव कितनी दे रखी है, ये आपको कैश सेटल के लिए दे रखी है। तो आओ जरा एक बार नंबर लाइन बना लेते हैं और हर साल की एंट्रीज जो है यही कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास नहीं है।
तो ईयर 1 की अगर मैं बात करूं, ईयर 1 की, तो ईयर 1 में आपका इक्विटी तो जीरो था, आपको कैश देना था, तो 5 सालों की लाइफ वेस्टिंग पीरियड है, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 कैसे निकालोगे, 50 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 आया। एंट्री क्या डाली, एम्प्लॉय बेनिफिट टू लाइबिलिटी, कितने की, 10 रुपए, 10 रुपए। फिर आया ईयर 2, ईयर 2 के अंदर क्या हुआ कि अभी भी आपको लगता है कि प्रोबेबल नहीं है, एट द एंड ऑफ ईयर 3 हुआ है, देखो जी, वो कहता है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर कुछ नहीं हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ 3 ईयर आपको लगता है कि आईपीओ प्रोबेबल है। तो सेकंड ईयर की बात कर लेते हैं, 500 की फेयर वैल्यू, यहाँ पे आप बोलोगे 500, 500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, अब तक का खर्चा 10, तो 500, 100 इंटू 2, 200, 10, 90, तो एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट 190 टू लाइबिलिटी 190। फिर ईयर 3 में यहां पे आपको पता चला कि भाई साहब कैश नहीं देना, क्योंकि कैश नहीं देना तो आपको लाइबिलिटी उड़ानी पड़ेगी। आप क्या करोगे, लाइबिलिटी को खत्म कर दोगे 200 रुपए से, और टू SBP रिजर्व के अंदर इसको डाल दोगे 200 रुपए से, ये आपकी लाइबिलिटी होगी रिजर्व के अंदर ट्रांसफर। अब आपको इक्विटी बुक करना है, इक्विटी के लिए आपके पास कितने हैं, 4 साल ही हैं, तो आप बोलोगे 1000 की जो ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू थी, ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू सर क्यों लेते हैं इक्विटी के लिए, क्योंकि इक्विटी कभी भी फेयर वैल्यूड नहीं होता, तो जिस दिन आपने उसको ऑप्शन दिया उसी दिन की फेयर वैल्यू। अगर आप देखो पूरे इंडेक्स के अंदर यही चलता है, जहां इक्विटी देख लिया, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इक्विटी देख लिया तो वहीं वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। सिमिलरली जिस दिन आपने उसको बेनिफिट दिया हम वहीं की फेयर वैल्यू लेके चलते हैं, उससे फेयर वैल्यू आगे सब्सिक्वेंटली नहीं करते। तो ये कितने ईयर है, 4 इंटू 3 साल बीत चुके हैं, माइनस अभी एसबीपी में कितना पड़ा है, 200, तो ईयर 1000 डिवाइडेड बाय 4 75% हो गया, 750, 750 माइनस 200, 550, तो एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट कितना, 550 टू एसबीपी रिजर्व 550। ईयर 4 तक तो पूरा 1000 ही बुक करना होगा। अभी आप कितना बुक कर चुके हो, 750, यहाँ पे आप एंट्री कितने की डालोगे, 250 की एंट्री डालोगे, तो आप कहोगे एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट 250 टू SBP रिजर्व 250, और फिर उसके बाद आप पेमेंट कर दोगे SBP रिजर्व 1000 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 से आप अपने शेयर इशू करके चलोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज इट, यहाँ पे आपका खत्म होता है रिवीजन टेस्ट पेपर सीए फाइनल का। आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत लगी हो, लगा हो कि मैंने उस पर इतना फोकस नहीं करा लेकिन आपके लिए वो वीक पॉइंट है, तो आप मुझे रीच कर सकते हो, मेरा नंबर, ईमेल आईडी, टेलीग्राम, हर एक चीज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। हम वैसे भी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स पर्सनली भी सॉल्व करते हैं, कभी कभी बच्चे को नहीं क्लियर होता, आप कमेंट करके भी मेरे को रीच आउट कर सकते हो, वी विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। अपना कॉन्सेप्ट खराब मत होने देना कि चलो ठीक है जाने देते हैं, चलो ठीक है जाने देते हैं, ट्राई करना कि अच्छे से कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ सको, तो रिटेन करने में आसानी होती है। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।